अनन्या के हाथ में फोन अनगिनत अनुत्तरित कॉलों से तपने लगा। 3 दिन हो गए थे। रोहित से कोई संपर्क नहीं था। वह साइबेरिया में एक बिजनेस ट्रिप पर गया था और परसों तक वापस आ जाना चाहिए था। तार के दूसरे सिरे पर हर मिनट की चुप्पी अनन्या के दिल को एक बर्फीले घेरे में कस रही थी। मां, तुम इतनी दुखी क्यों हो? 5 साल के अयान की पतली आवाज ने उसे चौंका दिया। मैं दुखी नहीं हूं प्यारे। तुम सोए क्यों नहीं? अनन्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ उसका साथ नहीं दे रहे थे। लड़का आह भरकर घूमा और अपने कमरे की ओर लौट गया। अयान नहीं जानता था कि पापा के साथ कुछ हुआ है। रोहित वैसे भी उससे कम बात करता था और पिछले 6 महीनों से तो उसके कमरे में लगभग आता ही नहीं था। पिता की गैर मौजूदगी से अयान की रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था और यह बात दिल को दुख पहुंचाने वाली थी। अनन्या ने उस कंपनी का नंबर डायल किया जहां उसका पति मैनेजिंग पार्टनर था। रोहित ने कहा था कि वे साइबेरिया में एक नया प्लांट खोल रहे हैं। वह जनरल डायरेक्टर संजय गुप्ता से संपर्क करने में कामयाब हो गई। नमस्ते संजय गुप्ता जी, उसने घबराहट से कहा, आवाज को मुश्किल से स्थिर रखते हुए। उसने कॉरपोरेट कार्यक्रमों में भाग लिया था और उसे जानती थी। मैं अपने पति की बिजनेस ट्रिप के बारे में जानना चाहती थी। मैं रोहित से संपर्क नहीं कर पा रही हूं। उन्हें 3 दिन पहले ही घर आ जाना चाहिए था। कौन सी बिजनेस ट्रिप? डायरेक्टर की आवाज में सच्ची हैरानी थी। अनन्या, आप किस बारे में बात कर रही है? महिला के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया। क्या आपकी इरकुत्स्क में कोई फैक्ट्री नहीं खुल रही है? नहीं, हमारी इरकुत्स्क में कोई फैक्ट्री नहीं है और न ही कोई योजना है। और रोहित ने बताया था कि वह 2 हफ्तों की छुट्टी पर जा रहा है। अनन्या, मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या कह रही हैं। छुट्टी पर? अनन्या ने फोन काटते हुए फुसफुसाया। वह धीरे से सोफे पर बैठ गई, अपना चेहरा हाथों से छिपा लिया। रोहित का झूठ इस बार सारी हदें पार कर गया था। पहले वह कम से कम बहाने तो बनाता था, अब तो वह बस वापस नहीं आ रहा था, फोन बंद करके। यह किसी भी गरिमा से नीचे था। जाहिर है उसे पहले ही चले जाना चाहिए था, बेवफाई के पहले संकेत पर। लेकिन अयान की खातिर अनन्या रुकी रही। रोहित बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकता था। अगर वह चली जाती तो अनन्या को सब कुछ अकेले संभालना पड़ता। वह नहीं जानती थी कि वह कैसे सहन कर पाती और इसका अयान पर क्या असर पड़ता। लेकिन एक और कारण भी था। वह उससे प्यार करती रही, उसके घिनौने व्यवहार के बावजूद। लेकिन अब उसे खुद को बदलना होगा, खुद को अपमानित करना बंद करना होगा। तभी फोन बजा। संजय गुप्ता जी वापस फोन कर रहे थे। अनन्या, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां मुझे एक फोन आया है। डायरेक्टर जल्दी जल्दी और अटकते हुए बोल रहा था। हाँ, रोहित वाकई साइबेरिया में है, लेकिन फैक्ट्री में नहीं। मुझे लगता है शायद फोन पर बात करना बेहतर नहीं है। क्या मैं अब भी आपके पास आ जाऊं? अनन्या राजी हो गई। उसने जल्दी से जितना हो सका सफाई की और इंतजार करने लगी। रोहित की कंपनी का ऑफिस ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। संजय अंदर आ गया। वे सोफे पर बैठ गए। एक लंबा दर्दनाक ठहराव आ गया। डायरेक्टर जैसे शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। वह अनन्या, उसने भारी सांस लेते हुए शुरू किया। असल में रोहित, वह इरकुत्स्क बैकाल झील गया था, बर्फ पर स्नोमोबाइल चलाने। वे अक्सर वहां जाते हैं, रोहित अपने दोस्तों के साथ। अनन्या हैरानी से अपने पति की जिंदगी के नए विवरण सुन रही थी। हाँ, लेकिन अभी बात यह नहीं है। आपके फोन के ठीक बाद एक सहकर्मी मेरे पास आया और मुझे इरकुत्स्क से जानकारी दी। वहां अभी थोड़ा तापमान बढ़ा था। ऐसे में स्नोमोबाइल चलाना जाहिर है मना था। लेकिन लेकिन कहिए तो सही। अनन्या और सहन नहीं कर पाई। अंदर सब जम गया था। लेकिन रोहित ने फिर भी बर्फ पर उतरने का फैसला किया और वह गिर गया। ये कैसे हो गया? महिला पीली पड़ गई। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। अनन्या, आपको क्या हुआ? क्या एम्बुलेंस बुलाऊं? संजय ने डरते हुए पूछा। जरूरत नहीं है। क्या वह मर गया? बात यह है कि यह झील पर नहीं,
बल्कि उसके पास की एक छोटी नदी पर हुआ। वहां पानी के नीचे तेज धारा थी। रोहित का शव अभी तक नहीं मिला है, लेकिन बचाव कर्मियों का कहना है कि उसे जीवित खोजने की कोई उम्मीद नहीं है। अनन्या को जैसे बिजली का झटका लगा हो। 15 मिनट पहले ही वह रोहित को कोस रही थी, जाने का फैसला कर रही थी, और अब उसे पता चला कि वह मर गया। वह शून्य में देख रही थी। उसकी आंखों के सामने जैसे किसी मूक फिल्म में उनकी जिंदगी के दृश्य चल रहे थे। संजय उसके लिए पानी का गिलास लाया। मैं वादा करता हूं, वह उसे सांत्वना दे रहा था। कंपनी आपको विरासत और सभी कानूनी मामलों में मदद करेगी। लेकिन यह कैसे मुमकिन है अगर उसका शव नहीं मिला? क्या होगा अगर वह अभी भी जीवित हो? अनन्या ने बेताबी से पूछा, एक तिनके का सहारा लेते हुए। ऐसा होता है, शव न मिलने पर भी किसी व्यक्ति को मृत घोषित किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि आप इस नुकसान को स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे आश्वस्त किया गया है कि बचाने का कोई मौका नहीं था। माफ करना। अनन्या अब सुन नहीं रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे जिए। मुश्किल से खुद को संभालते हुए उसने डायरेक्टर को विदा किया और किचन में बैठ गई। मां, तुम क्यों रो रही हो? अयान चुपचाप अंदर आया। क्या? मैं नहीं रो रही हूं, बस आंखों में पानी आ गया है। तुम फिर से क्यों नहीं सोए? मैंने तुम्हें किसी अंकल से बात करते सुना। क्या वह पापा की नौकरी वाले अंकल थे? और पापा कहाँ हैं? अनन्या चुप हो गई। क्या कहे? 5 साल के बच्चे को पिता की मौत के बारे में बताए, या बताए कि वह आसमान में चला गया? उसने समय टालने का फैसला किया। और पापा हमेशा की तरह फिर से यात्रा पर हैं। बस इस बार वह ज्यादा देर रुकेंगे। और वह वहां क्या कर रहे हैं? अयान उस उम्र में था जब सवाल बिना रुके बरसते थे, और अब उनका जवाब देना खास तौर पर मुश्किल था। वे नई दुनिया खोजने में लगे हैं। पहाड़ों, झीलों, समुद्रों की खोज कर रहे हैं। मतलब काम और यात्रा कर रहे हैं। मैं भी नई दुनिया खोजना चाहता हूं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो जो चाहोगे वह सब खोज सकोगे, और अब तुम्हें सोना चाहिए। जानते हो, इंसान सोते समय सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो जितनी जल्दी सोओगे उतनी जल्दी बड़े हो जाओगे। चलो, बिस्तर पर जाओ। लड़का दरवाजे तक गया, लेकिन अचानक रुका, घूमा और एक सवाल पूछा जो उसने रोहित की बिजनेस ट्रिप के दौरान कभी नहीं पूछा था। और पापा कब वापस आएंगे? मैं नहीं जानती। अनन्या ने मुश्किल से हिचकियां रोकी। बहुत जल्दी नहीं। उनकी यात्रा मुश्किल और लंबी है। वे मुश्किल समस्याओं को हल कर रहे हैं। एक हफ्ते में नई दुनिया नहीं खोजी जा सकती, तुम खुद समझते हो। अय्यान ने सिर हिलाया और चला गया। कई सालों में पहली बार अनन्या थोड़ी खुश थी कि उसके पति ने बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अगर रोहित एक प्यार करने वाला पिता होता तो वह अय्यान को क्या समझाती। अब संभावना थी कि बच्चा समय के साथ पापा को भूल ही जाएगा और पूछेगा नहीं। जाहिर है, सालों बाद जब अयान किशोर हो जाएगा तो उसे सच बताना पड़ेगा, लेकिन वह बाद में। अभी सबसे जरूरी है उसकी मानसिक स्थिति की रक्षा करना। लेकिन उसका खुद का क्या? रोहित की बेवफाई, दूसरी जिंदगी और बाकी हरकतों से उसकी मौत का दर्द कम नहीं हुआ था। अनन्या समझती थी कि वह अपने पति से प्यार करती है, लेकिन अब यह खास तौर पर तीव्र रूप से महसूस हो रहा था। वह एक मानसिक जाल में फंस गई थी। जिस पल उसने मजबूती से जाने का फैसला किया था, वह गुस्से और नाराजगी से अपनी भावनाओं को दबा सकती थी। अब ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दुनिया से चला गया है उस पर नाराज नहीं हो सकते। उसकी बेवफाई जैसे मिट गई थी। वह उनके रिश्ते की शुरुआत के सुखद पलों को याद कर रही थी। उसने पारिवारिक एल्बम निकाली। पलटते हुए उसने एक तस्वीर देखी। वे दोनों काकेशस में कहीं स्नोमोबाइल पर बैठे थे। तब उसका पति उसे अपनी यात्राओं पर साथ ले जाता था। वह पेशेवर थे, आंखें बंद करके भी स्नोमोबाइल चला सकते थे। अनन्या याद कर रही थी, आंसू पोंछते हुए। उन्होंने ऐसा कैसे होने दिया? ये उन पर नहीं है। नहीं, ये उन पर नहीं है। शव मिलने तक इंतजार करना होगा। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। उसने एल्बम बंद कर दी। कुछ मिनटों के लिए हल्का महसूस हुआ, लेकिन फिर
अविश्वसनीय कड़वाहट छा गई। हिस्टीरिया को केवल बेटे के बारे में सोचकर ही रोक पा रही थी। उसे भागने, फोन करने, चिल्लाने, तलाश जारी रखने की मांग करने का मन हो रहा था। उसने संजय को फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन रुक गई। इससे क्या मिलेगा? वह तलाश को प्रभावित नहीं कर सकती थी। यह समझाना कि पति इतनी बेतुकी तरह से नहीं मर सकता था क्योंकि वह अच्छी तरह स्नोमोबाइल चलाता था, बेवकूफी थी। उसने फिर से खुद को संभाला। अनन्या खाली होकर बैठी थी, बस सोना चाहती थी और जागना चाहती थी। अपने पति को काम पर भागते हुए देखना चाहती थी, जो धीरे से कहता बाय और फिर गायब हो जाता। उसने वैलेरियन की दवा पी और लेट गई। नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में एक ही विचार गूंज रहा था, आशा रखो और इंतजार करो, आशा रखो और इंतजार करो। वह पति को जाने नहीं देना चाहती थी। परिवार से जाने देने को तैयार थी, लेकिन जिंदगी से नहीं। वैलेरियन ने असर किया और अनन्या आखिरकार सो गई। हर बीतते दिन के साथ आशा रखना और इंतजार करना कम होता गया। रोहित को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। शव अभी भी नहीं मिला था। संजय ने अपना वादा निभाया, विरासत में मदद की, आर्थिक सहायता दी, कंपनी में दूरस्थ काम दिलाया। अनन्या अयान की परवरिश और कमाई दोनों संभाल रही थी, लेकिन वह पति को जाने नहीं दे पाई। 3 साल तक वह शोक में रही, खुद को आराम और मनोरंजन से वंचित रखा। केवल बेटे के लिए मुस्कुराती थी, वही उसका एकमात्र सहारा था। 3 साल बीत गए। एक टूर कंपनी की वेबसाइट पर टिकटों के साथ एक लड़की मुस्कुरा रही थी। अनन्या ने भारी सांस ली और खरीदने पर क्लिक किया। अयान, उसने जोर से आवाज दी। 1 हफ्ते में हम सोची में छुट्टी मनाने जा रहे हैं। 7 दिनों तक वह तैयारी करती रही, ज्यादा चीजों की नहीं बल्कि मानसिक रूप से नई जिंदगी को स्वीकार करते हुए। एक दुखी विधवा के रूप में नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से जीवन जीने वाली महिला के रूप में। समय तेजी से बीता और यह हवाई अड्डा था। वह इंतजार गाह में बैठी थी। आखिरी बार वह 5 साल पहले रोहित के साथ हवाई अड्डे पर थी। यादें उमड़ आईं, लेकिन वह उन्हें दूर करने में कामयाब रही। अनन्या ने अयान का हाथ पकड़ा। लोगों की भीड़ में वे बोर्डिंग गेट की ओर चल पड़े। यहां कम भीड़ थी। वे गेट के पास बैठ गए। अनन्या ने यात्रियों पर नजर डाली। ज्यादातर लोग खुश थे, छुट्टी पर जा रहे थे। युवाओं का एक समूह हंस रहा था। 2 बूढ़ी औरतें अखबार पढ़ रही थीं। कुछ पंक्तियां आगे एक जोड़ा बैठा था, लगभग 25 साल की एक सुनहरे बालों वाली महिला और एक चौड़ी टोपी और चश्मे वाला एक आदमी। उसकी उम्र बताना मुश्किल था। उसने अपना सिर अपनी साथी की ओर झुकाया और टोपी ने उसका चेहरा पूरी तरह से ढक लिया। आदमी किसी चीज में लीन होकर कुछ बता रहा था, लेकिन लड़की बेपरवाही से फोन में देख रही थी। अनन्या ने और ध्यान नहीं दिया और अपने फोन में डूब गई। 15 मिनट बाद बोर्डिंग की घोषणा हुई। अनन्या और अयान ने अपनी सीटें ढूंढ ली। लड़का खिड़की के पास, मां उसके बगल में। अयान, ये तुम्हारी पहली सचेत उड़ान है, अनन्या ने खुशी से कहा। पिछली बार वे तब उड़े थे जब वह 2 साल का भी नहीं था। ये कितना शानदार है मां, कितना अच्छा है कि हम उड़ रहे हैं। तुम्हें शायद पिछली बार उड़ना याद नहीं है? अनन्या ने पूछा और तुरंत ही सवाल से डर गई। लड़के ने सोच में पड़कर खिड़की से बाहर देखा। नहीं, बिल्कुल कुछ याद नहीं। अनन्या ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि अयान की यादों में पिता से जुड़ी तस्वीरें उभर आएंगी। 3 सालों में लड़का लगभग पिता को याद नहीं करता था। अनन्या नई दुनिया की खोज के बारे में कहानियां गढ़ती रहती थी। अयान बड़ा हो रहा था, सवाल कम होते जा रहे थे। पिछले 1.5 साल में उसने एक बार भी नहीं पूछा था, लेकिन अनन्या लगातार चिंता करती रहती थी। क्या पता उसके सहपाठी अपने पिताओं के बारे में बताए। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ, शायद इसलिए कि उसने उसके दोस्तों की मांओं से बात की थी। लेकिन वह जानती थी, जल्द ही गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। मां देखो, हम बादलों के ऊपर हैं, लड़के ने उत्साह से चिल्लाया। अनन्या ने बेटे को देखा और रोहित के साथ उनकी उड़ान याद आ गई। अयान पापा की गोद में बैठा था, चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था, जबकि दूसरे बच्चे चिल्ला रहे थे। अनन्या उन्हें देख रही थी और खुशी से फूली नहीं समा रही थी।
उसने सोचा भी नहीं था कि वह उड़ान आखिरी होगी। 1.5 साल बाद वे रोहित के साथ अयान के बिना उड़े। तब उनके रिश्ते में पहले से ही गलतफहमी, संदेह शुरू हो गए थे। उस यात्रा का उद्देश्य करीब आना था, नहीं हुआ। रिश्ते नीचे की ओर लुढ़क गए। अनन्या ने एयर होस्टेस को बुलाया, पानी मांगा। वह पति की यादों में वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने नई जिंदगी शुरू करने के फैसले को तोड़ दिया। कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करनी होगी, उसने सोचा। पानी पिया, आंखें बंद कर लीं, सोने की कोशिश करते हुए। माँ माँ, मुझे टॉयलेट जाना है, बेटे ने जगाया। चलो मैं तुम्हें ले जाती हूं। अरे माँ, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं 8 साल का हूं, आंटी ने दिखाया था। अगर कुछ हुआ तो पूछ लूंगा। कितने होशियार हो तुम, अनन्या ने कहा और बेटे को जाने दिया। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। एयर होस्टेस ने टॉयलेट की ओर इशारा किया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि बेटा पहुंच गया है, अनन्या खिड़की की ओर मुड़ गई। विमान सीधी उड़ान भर रहा था, लेकिन 1 मिनट बाद आवाज आई। देवियों और सज्जनों, कप्तान बोल रहा है, हम टर्बुलेंस क्षेत्र के पास पहुंच रहे हैं। थोड़ी हलचल संभव है, कृपया शांत रहे। स्थिति सामान्य है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। पायलट ने बात पूरी भी नहीं की थी कि विमान हिलने लगा। अयान, अनन्या का दिल बैठ गया। मेरे प्यारे बच्चे, वह तो वहां डर जाएगा। मां उछलकर खड़ी हो गई, टॉयलेट की ओर जाना चाहती थी, लेकिन पीछे से एक महिला की आवाज आई। मैडम, कृपया बैठ जाइए, हम टर्बुलेंस क्षेत्र में हैं। सुरक्षा नियमों के अनुसार एयर होस्टेस उसे बिठाने की कोशिश कर रही थी। मेरा बेटा वहां है, मुझे जाना है, चिंता न करें, वह ठीक है। इस पल अयान बाहर निकला। वह शांति से अपनी पंक्ति की ओर चला, लेकिन अचानक तेजी से रुक गया। रुकने के बाद वह आगे बढ़ा, लेकिन तेजी से। बिल्कुल करीब पहुंचने पर अनन्या ने उसका पीला, डरा हुआ चेहरा देखा। मां, उसने कांपती आवाज में कहा। अयान बेटा, तुम्हें क्या हुआ? ये टर्बुलेंस है, डरावना नहीं। अनन्या ने सोचा कि उसे हिलने से डर लग गया है। मां, अयान ने लगभग फुसफुसाते हुए दोहराया। वहां पापा किसी आंटी के साथ बैठे हैं। अनन्या ने जल्दी से बेटे को उसकी सीट पर बिठाया। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें लगा होगा। नहीं, मैंने बिल्कुल देखा। उसकी हेयर स्टाइल थोड़ी अलग है, बाकी सब वही है, जाकर देखो। तुम शायद थक गए हो, सो जाओ। हम सीट को नीचे कर देंगे और तुम सो जाओगे। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्यों विश्वास नहीं? विश्वास है। बस, जमीन पर इतने लोग हैं और कुछ लोग बहुत मिलते जुलते हैं। तुम्हें शायद कोई मिलता जुलता अंकल दिखा होगा। मैं पक्के तौर पर जानता हूं कि वह वही थे, लड़के ने कहा, हाथ बांध लिए और खिड़की से बाहर घूरने लगा। अनन्या समझ गई कि उससे मनाना बेकार है। खुद उसके लिए शांत रहना मुश्किल था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वहां कोई रोहित नहीं हो सकता। शायद लड़के की यादों में उस उड़ान की तस्वीरें उभर आईं, इसलिए उसे ऐसा लगा। यकीन करने का आसान तरीका था उठना, टॉयलेट तक जाना और वापस आना। लेकिन अनन्या ने हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर वहां वाकई कोई बहुत मिलता जुलता बैठा हो? ये उसे पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। बाकी की उड़ान अनन्या उठी नहीं। उसे सिर घुमाने में डर लग रहा था। 1.5 घंटे बाद विमान उतरने लगा। 20 मिनट बाद वह सुरक्षित रूप से नीचे उतर गया। यात्री उछलकर खड़े हो गए, अपना सामान निकालने लगे। अनन्या ने जल्दबाजी नहीं की, भीड़ कम होने का इंतजार कर रही थी। वह बैठे हुए खड़े लोगों को देख रही थी। तभी सामने की पंक्तियों में से एक आदमी उठा। अनन्या तुरंत समझ गई कि वह वही आदमी है। वह अविश्वसनीय रूप से रोहित जैसा दिख रहा था। बस चेहरा थोड़ा मोटा हो गया था, बाल छोटे हो गए थे। वह तन कर खड़ा हुआ और टोपी खिसक गई। अनन्या ने देखा, ठुड्डी के पास एक तिल। यह नहीं हो सकता, उसके दिमाग में दौड़ा। नहीं, यह सपना है, बेतुका संयोग, समानता। मैं विश्वास नहीं करना चाहती, ये बकवास है। अनन्या कांप रही थी, लेकिन बेटे की खातिर भावनाओं को छिपा लिया। आदमी ने टोपी लगाई, सुनहरे बालों वाली महिला का हाथ पकड़ा और वह भी रास्ते में खड़ा हो गया।
टोपी ने फिर से चेहरा ढक लिया। लोग बाहर निकल रहे थे। कुछ मिनटों बाद अनन्या ने अयान से सामान पैक करने को कहा। उसने जानबूझकर थोड़ी देर और इंतजार किया ताकि उससे सामना न हो। टेलीब्रिज से बाहर निकलते हुए वह काउंटर पर खड़ी एयरलाइन कर्मचारी के पास से नहीं गुजर पाई। अनन्या समझती थी कि लड़की दूसरे विमान के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसे थोड़ी भावनाओं को बाहर निकालना था। माफ कीजिए, क्या मैं जान सकती हूं कि मेरे साथ कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा था? क्षमा करें, मैं दूसरे विमान के प्रस्थान का इंतजार कर रही हूं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से क्या आप डेटाबेस खोल सकती हैं? यह तो वही कंपनी है। सैद्धांतिक रूप से कर सकती हूं, लेकिन व्यक्तिगत डेटा के कानूनों का उल्लंघन होगा। मैडम, मैं आपसे स्थिति को समझने का अनुरोध करती हूं। शायद। अनन्या कर्मचारी के कान के पास झुक गई और धीरे से, ताकि अय्यान न सुन सके, जारी रखा। वहां मेरा पति यात्रा कर रहा था, जो कुछ साल पहले लापता हो गया था। लड़की ने अनन्या को देखा, फिर अय्यान को। शायद बच्चे की नजर ने उसके सिद्धांतों को तोड़ दिया। उसने स्क्रीन पर कुछ टाइप किया। उपनाम, नाम, पिता का नाम बताइए। क्रस बेलोवेरियन लवोविच। अनन्या ने बार में सुना था, वही पहला नाम जो उसके दिमाग में आया। आपके विमान में ऐसा कोई व्यक्ति यात्रा नहीं कर रहा था, लड़की ने जवाब दिया। बस, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप हट जाएं और किसी को न बताएं कि मैंने क्या किया। हाँ, जरूर, अनन्या ने हक्का बक्का होकर जवाब दिया। माफ करना। उसने अय्यान का हाथ पकड़ा और बैगेज रिक्लेम एरिया की ओर चल पड़ी। अनन्या काली पट्टी को देख रही थी। कोने की आंख से उसने टोपी वाले आदमी को देखा। उसने पहले ही अपना सामान ले लिया था और अपनी साथी के साथ बाहर निकलने की ओर बढ़ रहा था। कितना अच्छा है कि यह वह नहीं है, अनन्या सोच रही थी। वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती। ऐसे संयोग भी होते हैं, लेकिन दिल, सब भूलकर छुट्टियों पर ध्यान देना होगा। सूटकेस मिलने के बाद वे होटल चले गए। अनन्या को कमरा पसंद आया। खिड़की से समुद्र का नजारा दिखाई दे रहा था। वह बालकनी में निकली, गहरी सांस ली, मानसिक रूप से स्थिति को जाने दिया। नई जिंदगी जारी है। आगे छुट्टियों के दिन है, सूरज, समुद्र। कोई भी आकस्मिक मुलाकात बाधा नहीं डालेगी। पहले 3 दिन शानदार रहे। मौसम सुहावना था, लाउंजर उपलब्ध थे। बस रात में कभी कभी पड़ोसियों की लड़ाई सुनाई देती थी। चौथे दिन शाम को अनन्या हमेशा की तरह बालकनी में निकली। बादल छाए हुए थे। वह जाने वाली थी, लेकिन सुना कि नीचे के पड़ोसी बालकनी में आ गए हैं। वे ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। वही जोड़ा जो रात में लड़ता था। नेहा, क्या तुम्हें इस जिंदगी में पैसे के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी है? आदमी जोर से पूछ रहा था। जरूर, लेकिन किसी चीज में दिलचस्पी होने के लिए मुझे पहले सुरक्षित होना होगा, लड़की ने जवाब में चिल्लाया। अनन्या ने रुकने का फैसला किया। ऐसा नहीं था कि उसे जासूसी करना पसंद था, लेकिन उसे दिलचस्पी हो गई कि धृष्टता किस हद तक जा सकती है। इसके अलावा आदमी की आवाज जानी पहचानी लगी। और क्या मैं तुम्हें सुरक्षित नहीं कर रहा हूं? आदमी ने जारी रखा। तुम मजाक कर रहे हो? तुमने मुझे सोची के किसी भूल चुके इलाके में इस घटिया जगह पर ला दिया, और मुझे साइप्रस, मालदीव, बाली चाहिए, समझते हो? लेकिन नेहा, ये घटिया जगह नहीं है। ये एक 4 सितारा होटल है। अगर पिछले शुगर डैडीज तुम्हें मालदीव में मजे करवाते थे, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें बस तुम्हारे शरीर की जरूरत थी। और तुम्हें, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? जरूर, मैं तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हूं, समझाने की, थोड़ा और होशियार बनाने की। तुम कितनी बोरिंग हो। जवान आदमी जैसे लगते हो, लेकिन बर्ताव एकदम घुटन भरे बूढ़े की तरह करते हो। मैं बूढ़ा हूं। आदमी की आवाज धीमी हो गई। चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम भी जवान नहीं हो रही हो। सालों के साथ जिस चीज के लिए अमीर आदमी तुम्हारे पीछे भागते हैं, वह गायब हो जाएगी, और क्या बचेगा? अनन्या जम गई। जब आदमी ने धीमी आवाज में बात की, तो उसे समझ आ गया। यह उसका पति था, रोहित। उसे किसी और से नहीं बदला जा सकता था। उसने तुरंत नहीं पहचाना, क्योंकि उसने उसे लगभग कभी चिल्लाते हुए नहीं सुना था।
उनकी सभी लड़ाइयां चुपचाप या खामोशी से होती थीं। लेकिन जब नीचे के आदमी ने और क्या बचेगा कहा, तो अनन्या को कोई संदेह नहीं रहा। यह रोहित का पसंदीदा वाक्यांश था। वह इसे किसी भी बहस में इस्तेमाल करता था, लेकिन नेहा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह जोर से हंसी। तुम क्या बक रहे हो? मैं 40 साल की उम्र में भी तुम्हारी सभी पूर्व और भविष्य की गर्लफ्रेंड से ज्यादा अच्छी लगूंगी, उसने हंसी के बीच कहा और जोर से दरवाजा बंद कर बालकनी से चली गई। संभावित रोहित थोड़ी देर और खड़ा रहा। दरवाजा खोला, कुछ कहना शुरू किया और कमरे में चला गया। अनन्या सदमे में थी। वह उसकी आवाज और सुनना चाहती थी ताकि पक्का हो जाए। अय्यान, मैं काम से जा रही हूं, जल्दी वापस आ जाऊंगी, उसने बेटे से कहा। बालकनी से बाहर आ जाओ। वह कॉरिडोर में भाग कर गई। लिफ्ट पुल आई, लेकिन वह विश्वासघाती रूप से बहुत देर तक नहीं आई। तभी अनन्या सीढ़ियों की ओर भागी, एक मंजिल नीचे उतरी और ठीक उनके नीचे वाले नंबर का कमरा ढूंढ लिया। शिष्टाचार भूलकर उसने दरवाजे पर कान लगा दिया। जोड़ा अभी भी लड़ रहा था। और क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं बस अभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? तुम कहां जाओगी नेहा? कहीं भी। क्या सोची मैं अमीर आदमी कम है? मुझसे ज्यादा अमीर तो जरूर मिल जाएंगे। बाद में तुम्हें अपनी बातों पर पछतावा होगा। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। जहां जाना है जाओ। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे आदमियों की कोई परवाह नहीं। तुम कितने दयनीय बूढ़े कंगाल हो। तुम ही सबसे पहले मेरे पास रेंगते हुए आओगे, माफी मांगोगे, घुटनों पर बैठकर वापस आने की भीख मांगोगे। तुम कुछ भी सोच सकती हो, कोई तुम्हारे पीछे रेंगता हुआ नहीं आएगा। क्या मुझे एक राजकुमारी मिल गई है? नहीं आएगा तो फिर अलविदा, लड़की ने जोर से कहा और दरवाजे की ओर बढ़ी। अनन्या मुश्किल से ही दीवार से सट पाई। लड़की बाहर भागी और लिफ्ट की ओर भागी, अनन्या को देखे बिना। कितना भयानक! मैं क्या कर रही हूं? खड़ी होकर उस जोड़े से छिप रही हूं जिसकी मैं जासूसी कर रही थी। शर्मनाक! अनन्या मन ही मन खुद को कोस रही थी, लेकिन दिल से समझ रही थी जासूसी जायज थी। ऐसे संयोग नहीं होते। पहले विमान, फिर तिल और अब आवाज। या तो अनन्या पागल हो गई है या दीवार के उस पार उसका मरा हुआ पति है। लेकिन उसे अय्यान ने भी पहचान लिया और बच्चों को धोखा नहीं दिया जा सकता। अनन्या ने कॉरिडोर के अंत में खिड़की के पास जाकर सांस लेने का फैसला किया, लेकिन ज्यादा देर आराम नहीं कर पाई। कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। अनन्या मुश्किल से ही खिड़की की ओर मुड़ पाई। प्रतिबिंब में उसने देखा कि आदमी ने कार्ड से कमरा बंद किया और लिफ्ट की ओर चला गया। जब वह लिफ्ट का इंतजार कर रहा था, तो अनन्या ने उसके पीछे जाने का फैसला किया। वह सीढ़ियों तक दौड़ी और जल्दी से नीचे उतरी, लिफ्ट को पकड़ने की उम्मीद में। हो गया। वे लगभग एक साथ ही पहले माले पर पहुंचे। अनन्या ने उसकी पीठ देखी। अगर कुछ अतिरिक्त किलो और सफेदी हटा दी जाए तो ये बिल्कुल रोहित होगा। वह एक टी शर्ट और शॉर्ट्स में था। उसकी बाहरी बनावट से उसके मरे हुए पति को पहचानना मुश्किल नहीं था। वह थोड़ी दूरी पर उसके पीछे चल रही थी। उसे नहीं पता था कि वह जासूसी क्यों कर रही है, लेकिन किसी चीज ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। आदमी बार तक गया, एक कॉकटेल लिया और काउंटर पर बैठ गया। जासूस बनने का खेल अनन्या को लुभा रहा था। उसने अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर किया, बालों को बिखेर लिया, धूप का चश्मा लगा लिया, काउंटर के पास गई और आवाज थोड़ी मोटी करके मोजिटो ऑर्डर किया। उसने 5 मिनट तक पिया, जबकि आदमी ने टकीला के कई शॉट पी लिए। 10 मिनट बाद शराब का असर हुआ। मैडम, बस मुझे बताइए। अनन्या चौंक गई। रोहित उससे बात कर रहा था। काउंटर पर और कोई नहीं था। आप लोग ऐसे क्यों? वह रुक गया, शब्द ढूंढ रहा था। कैसी? अनन्या ने धीमी आवाज में पूछा। सटिल। रोहित ने सबसे कम अपमानजनक शब्द चुना। शायद ये आपको ऐसा लगता है। ये बहुत आसान है। वाह, महिलाओं की एकता। आपको मेरी स्थिति बिल्कुल नहीं पता और आप कह रही हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं अनुमान लगा सकती थी, अनन्या ने जवाब दिया, खाली गिलास को घूरते हुए। उसे उसकी ओर मुड़ने से डर लग रहा था। और आपने क्या अनुमान लगाया? जाहिर है आप अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ चुके हैं
शायद वह भाग गई है, उसने बदतमीजी की है, और अब आप समर्थन की तलाश कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की जो कहे कि आप सही हैं और वह नाबालिग बेवकूफ है। अनन्या ने बेझिझक जासूसी के नतीजों का इस्तेमाल किया। हाँ, आप बहुत अनुमान लगाने वाली हैं। मैं तो हैरान हूं। महिला अंतर्ज्ञान सच में मौजूद है, लेकिन मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। क्यों? मैं वह नहीं हूं जो कहेगी कि आप कितने अच्छे हैं और लड़कियां बुरी हैं। शायद आपके मामले में लड़की बेवकूफ हो, लेकिन आप भी उससे ज्यादा होशियार नहीं हैं। हालांकि आप निडर हैं। माफ करना, मैं अपमानित नहीं करना चाहती थी। अनन्या ने खुद ध्यान नहीं दिया कि वह कब रूखेपन पर उतर आई। नहीं, आपको समझाना पड़ेगा कि आपका क्या मतलब है। अनन्या ने आह भरी। उसे बताना पड़ेगा कि वह ऐसे पुरुषों के बारे में क्या सोचती है। खैर, आपको, पुरुषों को, युवा और बेवकूफ चुनने के लिए कोई मजबूर नहीं करता। आप खुद ही समझदार और परिपक्व लोगों को छोड़ देते हैं, धोखा देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि आपसे सिर्फ पैसे चाहते हैं। आप मुझे खुली किताब की तरह पढ़ रही है, लेकिन जानते हैं, हार्मोन भी होते हैं जो हमें युवाओं को चुनने के लिए मजबूर करते हैं। यह एक बेतुके बहाने जैसा लगता है। जानवरों की प्रवृत्तियों से लड़ने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता ने ही बंदर से इंसान बनाया। आप तो इंसान हैं, है ना? लगता है हाँ। और अब हार्मोन के बारे में ये कहानियां क्यों बतानी? वैसे शायद मैं ज्यादा बोल रही हूं। नहीं, मैंने खुद आपसे पूछा था। रोहित ने एक और शॉट ऑर्डर किया और उसे पी गया। ओह, मैं काफी पी गया हूं। माफ करना, एक और सवाल पूछ सकता हूं? पूछिए। तो अगर आप इतनी समझदार हैं और सब कुछ जानती है, तो बताइए, मुझे अब आगे क्या करना चाहिए? मुझे कोई अंदाजा नहीं। अपने हार्मोन को नियंत्रित करना सीखें। वैसे मुझे लगता है कल या परसों आपकी युवा साथी वापस आ जाएगी। आगे क्या करना है, ये आपकी पसंद है। मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूं। शायद उसे भेज दें। अनन्या ने जवाब दिया। बातचीत का उद्देश्य नहीं समझ रही थी। कोई शक्ति उसे रोहित की ओर खींच रही थी, उसे बस जाने नहीं दे रही थी। सुनिए, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? आदमी ने ठीक उसी पर पूछा जब अनन्या ने पर्दाफाश के बारे में सोचा था। मुझे नहीं लगता, मैं यहां पहली बार हूं। आपकी आवाज की पिच मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है। शायद किसी और से भ्रमित कर रहे हैं। अनन्या होश में आई। उसने जल्दी से जाने का फैसला किया। ठीक है, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में सफलता मिले। मुझे चलना चाहिए। क्या हम फिर मिलेंगे? शायद, अनन्या ने जवाब दिया। वह बार से निकली और लिफ्ट बुलाई। उसे समझ आ रहा था कि उसे सिर्फ रोहित के नशे में होने ने बचाया। अब उसे कोई संदेह नहीं था। ये वही था। भाई नहीं, हम शक्ल नहीं, आवाज का लहजा, नजर, आवाज, आदतें। और जब वह पीता था तो कैसा दिखता था, और लड़कियों के साथ उसका बर्ताव भी नहीं बदला था। अब उसे यह तय करना था कि क्या करना है। खुद को प्रकट करना, और क्यों? और क्या बचेगा? जैसा रोहित पूछता, बस उसकी आंखों में देखने के लिए। उसने सालों में उनकी आंखों में क्या क्या नहीं देखा था। लेकिन दूसरी तरफ, सिर्फ जिज्ञासा के कारण उसने ऐसा क्यों किया? दूसरी फैमिली में जाने के लिए। लेकिन तब वह बस छोड़ सकता था, न कि 3 साल तक दुख और आंसू सहने के लिए मजबूर करता। कितना घटिया है वह, अनन्या सोच रही थी। कमरे में जाते हुए उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी प्रतिक्रिया कैसे बदल गई थी। विमान में वह कांप रही थी, मुश्किल से हिस्टीरिया रोक पा रही थी। अब शांति और आत्मविश्वास। किसी भी कीमत पर खुद को सामने लाने का मन नहीं कर रहा था। बस जिज्ञासा सता रही थी। क्या उसकी पिछली जिंदगी का कोई और जानता है कि वह जीवित है? अब उसका क्या नाम है? अनन्या के पास 2 विकल्प थे। पहला, खुश होना कि व्यक्ति जीवित है और शांति से आगे जीना, खुश रहना, छुट्टियां मनाना। कुछ साल बाद बेटे से कहना कि पापा बस परिवार छोड़कर चले गए। बच्चे की मानसिक स्थिति के लिए क्या बुरा है, यह अज्ञात है। मरे हुए व्यक्ति का शोक या धोखे की नाराजगी। दूसरा विकल्प ज्यादा बेहतर लग रहा था। आखिरकार उसे कोई और आदमी मिल जाएगा। दूसरा विकल्प, रोहित से मिलना, बिना छुपे, मुश्किल बातचीत, स्पष्टीकरण, बहाने।
एक और प्रेमिका का सामना करना, लेकिन सबसे बड़ा खतरा उसकी भावनाएं। वे उसे फिर से उसकी ओर धकेल सकती है, लेकिन अनन्या ने इस विकल्प को अस्वीकार कर दिया। एक बात है मरे हुए व्यक्ति का शोक मनाना, दूसरी बात है झूठे, धोखेबाज, बदमाश को देखना। इसमें कैसा प्यार हो सकता है? अनन्या ने तय नहीं किया कि क्या चुनना है। उसने सोते हुए अयान को देखा, उसे ढक दिया, गहरी सांस ली। अगले दिन वे समुद्र तट पर जाने वाले थे। मौसम सुधर गया था। अनन्या आईने के सामने खड़ी कपड़े चुन रही थी। उसने सावधानी बरतने का फैसला किया। दूसरा चश्मा, चौड़ा, आधे चेहरे को ढकने वाला। इसके अलावा एक बड़ी टोपी, केवल सूरज से नहीं बल्कि खुद की रक्षा कर रही थी। अगर रोहित ठीक उसके नीचे रहता है तो आकस्मिक मुलाकात की संभावना है। अनन्या ने तय नहीं किया था कि संपर्क करना है या नहीं। फिलहाल गोपनीयता। उसने अयान का हाथ पकड़ा और लिफ्ट की ओर चल दी। बहुत देर तक लिफ्ट आती रही। सुबह सब समुद्र तट पर जा रहे थे। अंदर गए, केबिन रुक गया, दरवाजे खुले। लिफ्ट में एक सुनहरे बालों वाली महिला अंदर आई। नेहा। वह बिना फोन के नाराज चेहरे के साथ खड़ी थी। मुझे कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा? बच्चे पैदा कर लेते हैं और फिर लिफ्ट घेर लेते हैं, उसने कर्कश आवाज में कहा। मैडम, आप क्या कर रही है? लिफ्ट एक है, रहने वाले कई हैं। मैंने भी उतनी ही देर इंतजार किया जितनी आपने, अनन्या ने शांति से जवाब दिया। हाँ, मुझे परवाह नहीं कि तुमने कितनी देर इंतजार किया। नेहा ने चुभती नजर से अनन्या को देखा। पुराने कपड़े पहनकर और मुझसे कुछ कह रही है। अनन्या को इससे कोई चिड़चिड़ाहट नहीं हुई। वह इससे ऊपर थी। उसने बस अयान के कान बंद कर दिए। वे चुपचाप पहले माले तक पहुंचे। लॉबी में भीड़ थी। बदतमीज लड़की भीड़ में खो गई। अनन्या खुश हुई। शायद वह रोहित के पास जा रही थी। समुद्र तट पर पहुंचकर अनन्या समझ गई कि वह 2 बार सही थी। कल उसने कहा था कि लड़की वापस आ जाएगी। डर या चालाकी? और लड़की रोहित के पास जा रही थी, जिसने शायद लाउंजर ले लिए थे। मानो किस्मत की बात हो, 2 खाली लाउंजर ठीक उसके पास थे। कुछ पंक्तियां पीछे। उन्हें देखा और सुना जा सकता था। कोई चारा नहीं था। अनन्या खुद और बेटे की छुट्टियां खराब नहीं करना चाहती थी। सावधानी से लाउंजर के पास गई। उसकी गोपनीयता के साथ डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने आराम से सामान रखा, अयान को क्रीम लगाई, लेट गई। दिलचस्प चीज का ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। नेहा ने रोहित को डांटना शुरू कर दिया। और तुम समुद्र के इतने करीब जगह नहीं ढूंढ सकते थे? वह नाराज हो रही थी। यही सबसे करीब थे। करीब होने के लिए पहले उठना पड़ता है, न कि 11 बजे तक सोना पड़ता है। अरे ये मुझे कौन कह रहा है? और कल रात 2 बजे तक कौन पी रहा था? क्या तुम नहीं थे? मैं सोई नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इसलिए पहले नहीं उठ पाई। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा मेरी प्यारी, कि कल तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। मुझे कैसे पता चलता कि तुम 2 घंटे बाद ही कमरे में थी? ये सब तुम्हारे लिए सबक होगा, ताकि तुम्हें मुझे खोने से डर लगे। रोहित ने जवाब नहीं दिया, लेकिन नेहा रुकी नहीं। मैं उस पर एहसान कर रही हूं, सारी शिकायतें भूल रही हूं, तुम्हारे झूठ, अपमान भूल रही हूं। मैंने कब तुम्हारा अपमान किया? और ये छुट्टी अपमान नहीं है? ये घटिया होटल, तुम जानते हो आज मैंने उस बदकिस्मत लिफ्ट का कितना इंतजार किया। किसी छोड़ी हुई मां के साथ आ रही थी। इन शब्दों के बाद अनन्या ने सुनना बंद करने का फैसला किया। उसने टोपी उतारी, सिर नीचे कर लिया, लेकिन आवाजें सुनाई दे रही थीं। तुम कब इतनी बुरी होना बंद करोगी? रोहित ने धीरे से पूछा। जब तुम ऐसे होना बंद कर दोगे। ओह, तुम दिखते कैसे हो? खुद को देखो। अनन्या ने सावधानी से सिर उठाया, रोहित को देखा। उसे खुद दिलचस्पी हुई। पूर्व पति का चेहरा देखकर वह डर गई। रोहित पीला पड़ा हुआ था, आंखें भाग रही थीं, हाथ कांप रहे थे। कल रात बार में वह स्पष्ट रूप से देर तक बैठा था। नेहा, मुझे लेटना है, रोहित ने कहा और बेहोश होकर लाउंजर पर गिर गया। विक्रम, नेहा चिल्लाई, तुम्हें क्या हुआ? कोई मदद करो। चिड़चिड़ाहट डर में बदल गई। क्या वह आदमी को खोने से डर गई या पैसे को? यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन डर बेतुका था। नेहा बस चिल्ला रही थी। अनन्या उछलकर खड़ी हो गई। नमस्ते, उसने रोहित को चिल्लाया। पास दौड़ी, सांस
नब्ज जांची, सांस ले रहा था लेकिन कमजोर। छतरी लाओ, उसे धूप से बचाने के लिए। नेहा, क्या? कौन सी छतरी? क्यों? लड़की ने बुद्धिमानी के चमत्कार दिखाए। ठीक है, बस होटल जाकर डॉक्टर को लाओ, जल्दी। नेहा भाग गई। अनन्या समझ गई, प्राथमिक उपचार उसे ही देना है। बाकी लोग देख रहे थे। अनन्या ने रोहित का पैर मोड़ा, उसे एक तरफ पलटा, सिर पीछे झुकाया। समुद्र के पास लाउंजर की ओर दौड़ी, छतरी ली, लगा दी। आधे मिनट बाद रोहित होश में आने लगा। धीरे धीरे आंखें खोली, अनन्या को देखा। वह बिना चश्मे और टोपी के देख रही थी। मार्क, मरीना, क्या ये तुम हो? रोहित ने अस्पष्ट रूप से पूछा। हाँ, मैं हूं, अनन्या ने जवाब दिया, ये समझते हुए कि वे गोपनीयता के बारे में भूल गई है। तभी नेहा डॉक्टर के साथ होटल से वापस आई। डॉक्टर पास आया। अनन्या वापस अपने लाउंजर पर बैठ गई। उसने देखा कि डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन लगाया, नब्ज जांची, नेहा से बात की। सब ठीक है, सामान्य बेहोशी, शायद ज्यादा गर्मी के कारण। अब उसे ठंडे कमरे में ले जाकर आराम देना चाहिए। मैं उसे कैसे ले जाऊंगी? लड़की हैरान थी। मैं खुद चलूंगा, रोहित फुसफुसाया, उठा और चारों ओर देखा। शायद अनन्या को ढूंढ रहा था, लेकिन उसने समय रहते टोपी और चश्मा लगा लिया था। वह उसकी नजर से ओझल हो गई। वह नेहा के साथ वापस चला गया। अनन्या समुद्र तट पर रह गई। स्थिति और जटिल हो गई थी। रोहित जानता है कि उसने उसे देखा है, लेकिन बात नहीं हो पाई। या तो वह इसे बेहोशी में बड़बड़ाना मानेगा, या वह उसे ढूंढेगा। मिलने की इच्छा पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसने अयान को देखा, जो फोन में बैठा था। उसकी प्रतिक्रिया के बारे में सोचा। रोहित लगभग निश्चित रूप से उससे मिलना चाहेगा, शायद परवरिश में भी हिस्सा लेना चाहे। आज जो हुआ, उसने उसे अच्छी तरह दिखा दिया कि किसके साथ रहना बेहतर है, अनुभवी, समझदार महिलाओं के साथ या बेवकूफ और लालची लोगों के साथ। अनन्या उसे अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहती थी। बहुत डर रही थी, खास तौर पर अगर वह पश्चाताप करना शुरू कर दे। वह दयालु थी, बहुत कुछ माफ कर सकती थी, लेकिन धोखा। अनन्या ने सामान बांधा, बेटे के साथ दोपहर का भोजन करने गई। हर आदमी में उसे रोहित दिखाई दे रहा था। चिंता के मारे खाना नहीं खा पा रही थी। उसने अयान का हाथ पकड़ा और वापस कमरे में ले गई। लेटने भी नहीं पाई थी कि फोन बजा। वह समुद्र तट वाले बैग में कहीं था। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। 1 मिनट रुकिए, अनन्या चिल्लाई। फोन ढूंढती रही। घंटी बजना बंद हो गई। दस्तक फिर से हुई। यह क्या है? मैंने कहा था ना इंतजार करने के लिए। अनन्या चिड़चिड़ाहट से गई और दरवाजा खोला। कॉरिडोर में रोहित खड़ा था। अनन्या ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। अनन्या, रुको! उसकी आवाज सुनाई दी। अनन्या खड़ी रही, सोचा और फिर से खोला। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? रिसेप्शन पर पूछा कि वैसना किस कमरे में रहती है और तुम्हारा नाम बताया। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, अनन्या ने सख्ती से जवाब दिया। मैं समझता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन चलो बात करते हैं। कृपया। तुम कुछ नहीं, सब